हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बच्चों, इस टॉपिक में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ करते हो उसका कंडक्टेंस किस तरीके से डिटरमाइन होता है। बेसिकली इस टॉपिक में हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। बच्चों, जब मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का सिंपल मतलब होता है वायर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसमें जो कंडक्टेंस है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स आप यूज़ करते हो उसमें कंडक्टेंस किस तरीके से होती है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो डिफ्रेंसिएशन है किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बीच में, उस पे जाने से पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो सबसे पहला उसके लिए बेसिक बिल्डिंग है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। सो क्वेश्चन है बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को सबसे पहले कैपिटल आर से मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे बेसिक कोई पूछे कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, लेमैन लैंग्वेज में बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए कि हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, किसी भी चार्ज के फ्लो में जितना हिंड्रेंस प्रोवाइड हो रहा है उसको बोलोगे कि वो उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा है। ठीक है, रेजिस्टेंस सिंपल इंग्लिश वर्ड है जिसका सिंपल मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो सिंपली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के या चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है कि अच्छा इसका न्यूमेरिकल, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वायर लेता हूँ। ठीक है, ये वायर की लेंथ है L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ, एंड लेंथ ऑफ वायर है दिस मच स्मॉल l। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी कि कम होगी, ऑब्वियसली बच्चों अगर लेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना है उस वायर के अंदर, है ना, तो रेजिस्टेंस उसको ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा हो, क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएंगे, है ना। इसको इस तरीके से समझो कि अगर आपको पानी निकालने की पाइप अगर पतली सी है तो कम पानी निकलेंगे वहाँ से, और ज़्यादा मोटी पाइप है तो ज़्यादा पानी निकलेगा। दैट मीन्स अगर पानी यहाँ पे करंट है तो जो छोटा पतला पाइप होगा वहाँ से करंट जल्दी निकलेगा, या मोटे वाले से तो मोटे वाले से अगर ज़्यादा आसानी से निकल रहा है तो उसको हिंड्रेंस कम मिल रही है। इसका मतलब हो गया कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ आई तो सिंपल है, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूँ तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ आते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे हम, एंड प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट लगता है। अगर ऐसा है तो दिस इज़ एक कांस्टेंट, मैंने रो लगा दिया। तो देखो बच्चों, दिस इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और दिस इज़ रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हो, रेजिस्टिविटी। इसको आप रो बोलते हो। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हो। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो कभी भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो बहुत इजी होता है, आप कांस्टेंट को एक साइड को रखो। ठीक है, तो हमने समझा रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी रेजिस्टिविटी समझ रहे हैं। कांस्टेंट को एक साइड को रखो, R A ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर देखो मेरा एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए एंड लेंथ स्मॉल एन 1 मीटर हो जाए तो मेरा जो रो है वो किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर, हाँ या ना। अगर मेरा ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो रो और R बराबर हो गया। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी तो सिंपल आंसर ये होगा कि रेजिस्टिविटी इज़ दैट रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज़
1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो यूनिटी, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा मतलब है आपके पास जो वेरिएबल है दैट इज एरिया एंड लेंथ, दैट शुड बी यूनिटी। अगर ये यूनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो और आर बराबर हो जाएगा। तो सिंपल आपसे पूछा है सपोज, तो अब अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि डे टू डे लाइफ में किस तरीके से आप क्या बेसिक, अगर आपसे कोई पूछे जिसको साइंस का बहुत बैकग्राउंड नहीं है, वो आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क होता है, तो देखो सपोज करो कि आपके पास कॉपर वायर है, आपके पास बहुत लेंथ आपके पास बहुत है, मान लो 50-100 मीटर आपके पास कॉपर के वायर है, तो आप उसको 20-25 अनइक्वल पार्ट्स में काट लो, ठीक है। अभी हर वायर की लेंथ आपने सपोज करो कि आपके पास इतना लंबा वायर था, आपने इसको किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना, इस तरीके से काट लिया। अभी हर वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, क्यों? क्योंकि सबके पास कुछ लेंथ है और सबके पास कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो क्योंकि लेंथ वेरिएबल है, लेंथ चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन में मान के चलता हूँ एक ही वायर को काटा है तो वो सेम है, तो लेंथ चेंज होने की वजह से जो लंबा होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो कम होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। इसमें सबसे कम होगा क्योंकि लेंथ सबसे कम है, क्योंकि इन सब केस में मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया सेम माना है, क्योंकि सारे के सारे एक ही वायर से कटे हुए हैं, तो उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट क्वेश्चन है कि इसकी या इसकी जब रेजिस्टिविटी पूछी जाएगी तो वो तो सेम ही रहेगी सब केस में, क्योंकि रेजिस्टिविटी में आप लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आप मान के चलते हो कि रेजिस्टिविटी तो मैं उसी को बोलूँगा जब मेरा लेंथ 1 मीटर होगा और क्रॉस सेक्शन में एरिया भी यूनिटी होगी। तो चाहे इसकी रेजिस्टिविटी पूछेंगे तो ऐसे वायर का 1 मीटर लेंथ और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इसकी रेजिस्टिविटी पूछी है तो इसका मतलब इसका भी 1 मीटर लेंथ एरिया एंड मतलब यूनिटी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो चाहे किसी का भी पूछा जाए, जब वर्ड रेजिस्टिविटी बोलते हो तो आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड बना दे रहे हो, स्टैंडर्डाइज कर दे रहे हो। किस तरीके से कि लेंथ इतनी ही होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ही होना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप के वायर की, एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट की, चाहे वो कॉपर हो या आयरन हो या कोई और हो, आपको सेम मिलेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, OHM, ठीक है, तो आपसे रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी जाए तो सिंपल है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट ओम है ना, इसकी यूनिट ओम है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर मीटर एक कट जाएगा तो ओम मीटर हो गया। इसका मतलब हो गया यूनिट क्या हो गई रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया, ओम, और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी क्या होता है, ठीक है। अब अगर आप टॉपिक याद करो तो टॉपिक का नाम था, हम ये पढ़ना चाहते थे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस क्या होता है। तो देखो कंडक्टेंस जो टर्म है, कंडक्टेंस का डेफिनेशन ही होता है ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। किसी चीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसका मतलब उसका कंडक्टेंस कम है। कंडक्टेंस होता है कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज फ्लो कर सकता है किसी वायर के अंदर, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो जितनी आसानी से फ्लो करेगा उसको उतना ज़्यादा कंडक्टेंस बोलोगे। तो सिंपल सी चीज़ ये रेजिस्टेंस का बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। तो जो कंडक्टेंस होता है उसको आप कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल G से, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो L/A, अब मैं बोलता हूँ जो कंडक्टेंस है मेरा वो 1 रेजिस्टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, A/L एंड रो नीचे, है ना, रो और L नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है बच्चों। अब इस चीज़ को आपने कंडक्टेंस बोला, ठीक है। अभी कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है साइमन, ठीक है, और इसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S से। क्या बोलते हो उसको बच्चों, साइमन बोलते हो। साइमन आपका ओम इनवर्स के बराबर होता है। ओम इनवर्स को ही आप क्या बोल देते हो, साइमन बोल देते हो। तो ये तो यूनिट होगी बच्चों किसकी, कंडक्टेंस की यूनिट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ देखूं तो जिस तरीके से रो को रेजिस्टिविटी बोलते थे तो 1 रो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
हाँ, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/ρ को ये K से रिप्रेजेंट हम करते हैं कापा से, एंड इसको इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, इसी तरीके से रेजिस्टिविटी की उल्टी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब ये जो कापा है दिस इज कंडक्टिविटी। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि आप कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई, साइमन। एंड अगर आपसे पूछा जाए कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो देखो सिंपल है, G = K/A/L है। ठीक है, इसकी यूनिट साइमन है, इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो मीटर/मीटर² इक्वल्स टू कापा की यूनिट हो जाएगी। इससे ये कट गया, तो दैट मीन्स कापा की यूनिट हो गई साइमन मीटर इनवर्स। दैट मीन्स जो कंडक्टिविटी हो गई उसकी यूनिट क्या हो गई, साइमन मीटर इनवर्स। और ऑन द सेम लाइन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को जिस तरीके से आप डिफाइन करते हो कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, जब आपके पास लेंथ एंड एरिया यूनिटी हो जाए। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा, जब लेंथ एंड एरिया यूनिटी हो जाएगा तो आप क्या बोलते हो कि कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। आई होप आपको समझ आया होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। अगर ये चीज़ हमें समझ आया तो हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं, जो हमने बोला था कि हम बेसिकली क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस, सिंपल सी चीज़, अगर किसी चीज़ पे कंडक्टेंस डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली सेम चीज़ों पे रेजिस्टेंस भी डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है। तो अगर एक चीज़ डिपेंडेंट है तो दूसरा डिपेंडेंट है ही है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिस पे कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी या कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। तो देखो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक तो हो सकता है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ये सारे वो फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप कंडक्टेंस की बात करते हो तो डे टू डे लाइफ में जनरली आप दो ही तरीके की कंडक्टेंस के बारे में बात करते हो, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हो सकती है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो सकती है। जब आप बोलते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो आपका सिंपल मतलब होता है कि वायर्स में जो कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डे टू डे लाइफ में आपने टीवी चला रखा है, टीवी में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, आपने फ़ैन ऑन कर रखा है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो डे टू डे लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी देखते हो दैट इज़ कैरीड थ्रू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और वो वायर्स के थ्रू करते हैं, तो ऐसे को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और उसके क्या क्या रीज़न होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है, तो एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपका किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला होता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर एंड स्ट्रक्चर पे किस तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, उससे पहले हम ये भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एंड टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। कंडक्टेंस मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, कम होगा। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं ऐसा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के साथ क्यों। तो सबसे पहला है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल डिपेंड करता है। देखो कैसे, सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपने पढ़ा भी होगा कि ग्रेफाइट, अगर आपसे पूछा जाए ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रेफाइट इज़ नथिंग बट कार्बन। तो ग्रेफाइट का सिंपल फार्मूला क्या हो गया, सी, कार्बन। अगर आपसे पूछा जाए डायमंड का फार्मूला क्या होता है, तो उसका भी सिंपल फार्मूला है कार्बन। ग्रेफाइट जो है, जो आपके पेंसिल के अंदर यूज़ होती है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, जस्ट बिकॉज उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। दोनों कार्बन ही है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी चीज़ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस होगी कि नहीं होगी।
हाँ या ना, दैट मीन्स डायमंड तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पोज कर रहा है क्योंकि उसके अंदर करंट ही फ्लो नहीं हो पा रहा। और उसके दूसरी साइड देखोगे तो बड़ी आसानी से आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, नेचर एंड स्ट्रक्चर में बेसिकली ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि प्लास्टिक के जो सामान होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आप जब इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने की बात करते हो तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सिंपल मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बड़ी आसानी से जा सके। आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स के, तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है तो आप बोलते हो कि वो वैलेंस बैंड में है। जैसे ही उससे फ्री हो जाता है तो वो कंडक्ट करने के लिए रेडी है, फ्री टू मूव का मतलब मूव करने के लिए फ्री है, तो आप उसको बोलते हो वो कंडक्टेंस बैंड में चला गया। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए करंट कैरी करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में मूव हो। और वैसे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हो जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। अब जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा वो कैरियर होगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं बात करूं अगर मैं सिंपली किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात किसी ऐसे एलिमेंट की बात करूं जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जो चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी दूसरे की डबल है, क्योंकि वहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 2 कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकते, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं। और फर्स्ट केस में क्या है, खाली एक है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो आपका कंडक्टेंस को जी से भी ज़्यादा होगा। एंड थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़राब होने चालू हो जाते हैं। एक तो हीटिंग इफेक्ट होता है कि कभी भी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो हीटिंग, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, किसी भी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होता है। अगर किसी भी बॉडी के, जैसे आपने फ़ैन चला रखा है, काफ़ी देर से फ़ैन चल रहा है, फ़ैन क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो आप जब टच करोगे काफ़ी देर चलाने का तो आपको हीटिंग, दैट मीन्स वो रोकने की कोशिश करता है उस एनर्जी को और वो अल्टीमेटली हीट में चेंज हो जाती है। तो जब एक बार हीट में चेंज हो गई तो इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है कि गर्मियों के टाइम पे आपने देखा होगा एक तो हीटिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन आपका डोमेन के फॉर्म में अलाइंड होता है, तभी जाके आपको करंट का फ्लो महसूस होता है। आपके बॉडी में अभी भी करंट रैंडमली घूम रहे हैं लेकिन सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी का नहीं पता चल रहा। लेकिन जब आपके करंट लग रहा होता है तो आपके बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, क्योंकि आपका पैर जो ज़मीन पे वो 0 पोटेंशियल है और जहाँ पे भी सोर्स पे आपका हाथ लग गया, जहाँ से करंट लग रहा है वो सपोज 220 वोल्ट है, तो आपके पूरे बॉडी में 220 वोल्ट का क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। अब आपके पूरे बॉडी का करंट एक डायरेक्शन में चलने लग गया, तो आपको अपनी बॉडी की हीट पता चलेगी और आपकी बॉडी की हीट ही इंसान को मार देती है। तो दैट मीन्स इसका सिंपल मतलब है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एक तो क्या होता है, ये अलाइनमेंट भी ख़राब हो सकती है। तो हमेशा नोटिस किया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करोगे तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टेंस कम हो जाता है, इसलिए आप बोलते हो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ठंडी में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। नाउ कमिंग टू आवर फाइनल पॉइंट कि ये सारी चीज़ें तो हमने बात करी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करूँ तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जिस पे डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहला चीज़ है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, देन आपके पास साइज ऑफ आयन हो गया, तीसरा हो गया विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड चौथा हो गया टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एंड लास्ट हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इन सारे फैक्टर पर डिपेंडेंट होती है। सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो, जब आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो तो दिस इज़ वेरी वेग टर्म। एक्चुअली उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है कि उसका साइज़ ऑफ आयन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर दो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जो आयंस हैं वो डिफरेंट हो, आयंस का साइज़ जो डिफरेंट हो, दोनों की विस्कोसिटी डिफरेंट हो सकती है। तो दिस इज़ मोर ऑफ वेग टर्म, बट या इट डिपेंड्स ऑन कि इलेक्ट्रोलाइट आपका किस तरीके का है। सेकेंड पॉइंट पे आता है साइज़ ऑफ आयन। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एक कटायन होगा, एक अनायन होगा। जब वो दोनों ब्रेक होते हैं तो उसका साइज़ कितना बड़ा है। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कैरी करनी है तो आपको कैरियर तो आपका आयन ही होगा, लेकिन कितनी ज़्यादा कैरी कर सकता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना मोबाइल है वो। मोबाइल से मतलब है कितनी आसानी से मूव कर सकता है वो। अगर आपका साइज़ बड़ा होगा, साइज़ बड़ा है तो क्या होगा, उसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर 1+ चार्ज का छोटा पार्टिकल और 1+ चार्ज का बड़ा पार्टिकल है, दोनों को मूव करना है तो जल्दी छोटा वाला मूव करेगा। तो कैरी आसानी से कौन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को? छोटे वाला। तो साइज़ हमेशा छोटा होना चाहिए अगर ज़्यादा कंडक्टेंस रखना है। साइज़ बड़ा हो गया तो आपकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी क्या होती है? आपने शहद देखा होगा। अभी शहद और पानी दोनों को मैं ग्लास में भर के ऐसे बिल्कुल छोड़ दूं तो इतनी देर में तो पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी शहद नीचे आराम से गिर रहा होगा। इसका मतलब है विस्कोसिटी जब बोलते हो तो विस्कोसिटी का मतलब होता है लिक्विड के दो लेयर के बीच में कितना ज़्यादा फ्रिक्शन है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। तो शहद जैसे लिक्विड में विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो ज़्यादा विस्कस है तो विस्कस लिक्विड के अंदर से आयन का फ्लो करना थोड़ा सा क्या काफ़ी मुश्किल होता है। तो जितना ज़्यादा विस्कस होगा आयन का मूवमेंट उतना स्लो हो जाएगा। तो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी फिर दोबारा कम हो जाएगी। विस्कोसिटी कम है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर, यहाँ पे अभी हमने पहले पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस की जो बात करते हो, कंडक्टेंस जहाँ पे भी अगर मैंने गलती से कंडक्टिविटी बोल दिया हो, पार्डन में, कंडक्टेंस बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स हो जाता है सबके लिए, तो एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए कंडक्टिविटी तो फिक्स हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे आपका एरिया एंड लेंथ सेम हो जाता है। हम यहाँ पे बात करें कंडक्टेंस की हर जगह पे। ठीक है, पिछले इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे थे तब भी, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तब भी। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टेंस जो आपका बढ़ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के केस में टेम्परेचर बढ़ते ही कम हो जाता था कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने बताया कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, फील्ड में प्रॉब्लम आती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड के फॉर्म में है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो क्या कर देता है? विस्कोसिटी कम कर देता है। ठीक है, एक्सपैंड होता है लिक्विड। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो एक्सपैंड होता है, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो एबिलिटी ऑफ जो मूवमेंट है आयन की वो बढ़ जाएगी। तो जब एबिलिटी ऑफ मूवमेंट मोबाइल होने की, दैट मीन्स आसानी से मूव करने की, अगर वो बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है मेरा कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ते हैं, कंडक्टेंस बढ़ गया। और लास्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपली जब मैं बोलता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो इसका ये बोलने से मेरा मतलब है कि एक यूनिट, आप एक पर्टिकुलर यूनिट, सपोज 1 लीटर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, ज़्यादा कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? उसमें वो आयंस ज़्यादा हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन है और 2 मोलर सॉल्यूशन है, डबल हो गया सीधे नंबर ऑफ आयंस, है ना। तो आपके पास कैरियर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंडक्ट करेगा वो चीज़। तो जब आप बोलते हो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपके पास वो आयंस कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो ज़्यादा है तो आसानी से कंडक्ट करेगा। तो आई होप बच्चों आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर किया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है और बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमें समझना चाहिए, दैट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या होती है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, उनकी यूनिट क्या होती है, एंड फाइनली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।